हाय बच्चों, कैसे हो। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर शंभुनाथ पांडे आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसों की द्रव में विलेयता। मतलब गैस द्रव में कैसे घुलते हैं और उनकी कितनी मात्रा घुल सकती है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, गैसों की द्रव में विलेयता कहेंगे। ठीक है, तो गैसों की द्रव में विलेयता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, बोर्ड के लिए, साथ ही साथ आपका बीपीएससी टीआरई 4 के जो एस्पायरेंट्स होने वाले हैं उनके लिए, और बिहार ए स्टेट के लिए। तो ये चीज़ें जिनको पढ़नी है वो सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और वीडियोज को लाइक, शेयर और साथ ही साथ उस पर कमेंट कि कैसा लगा सेशन जरूर करके बताएं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ दी हुई है कि बहुत सी गैसें जल में घुल जाती हैं। बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो जल में घुल जाती हैं, उनमें से एक ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन जो है घुलती तो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में घुलती है जल में। ठीक है, ऑक्सीजन की यह घुली हुई मात्रा जलीय जीवों को जीवित रखती है, और यही जो घुली हुई मात्रा है ऑक्सीजन की जलीय जीवन को जीवित रखती है। मतलब जो जल में जीवन है वो इसी घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के वजह से होती है। अगर जल में ऑक्सीजन घुली हुई न हो तो मछलियां नहीं रह पाएंगी, इसके अलावा बाकी जीव भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन जल में घुली रहना आवश्यक है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर देखी जाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। वही हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसको जल में घोला जाए तो बहुत ज्यादा घुलनशील होती है। गैसों के द्रव में विलेयता ताप एवं दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। गैसों की जो विलेयता है द्रव में, वो ताप बढ़ाने और घटाने पर उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और दाब को भी बढ़ाने और घटाने पर गैसों की जल में घुलने की मात्रा पर पड़ता है आपका प्रभाव। यानी कि गैसों के द्रव में घुलने की मात्रा पर, जिसको विलेयता कहते हैं, ताप एवं दाब दोनों का प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। अगर आप दाब बढ़ा देंगे तो गैसों की जो विलेयता है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, और 1.1 क में दर्शाए गए गैसों के विलयन के एक निकाय का पी दाब एवं टी तापमान पर अध्ययन करते हैं। अब यहाँ एक तस्वीर दी हुई है नीचे में, उसको हम लोग देखते हैं। ये तस्वीर जो है वो है ये वाली। तो यहाँ पर क्या है कि गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव दिखाने के लिए ये तस्वीर बनाई गई है, और हम वही देखने यहाँ पे आए हैं, तस्वीर लाए हैं। और विलेय गैस की सांद्रता विलयन के ऊपर उपस्थित गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यहाँ देखा गया कि ये जो है जल मान लीजिए है, जो द्रव है, ठीक है, जो विलायक है, और इनमें जो घुल रहा है वो कोई गैस मान लीजिए आप ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो इसमें घुलाई जा रही है। तो यहाँ पर देखा गया कि इससे अगर हम दाब बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन की घुलने की मात्रा है जल में वो और बढ़ जाती है। मतलब द्रव में गैस की घुलने की मात्रा ज्यादा हो जाती है जब हम लोग दाब ऊपर बढ़ा देते हैं। तो यही चीज यहाँ हमें देखने के लिए इस तस्वीर को मैं यहाँ प्रस्तुत आपको किया था। अब फिर से हम लोग ऊपर चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि चित्र क में दर्शाए गए 1.1 क में दर्शाए गए गैसों के विलयन के एक निकाय का जो दाब है वो कितना है, पी है, और जो ताप है वो कितना है, पी है। इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। जिसका निचला भाग विलयन है और ऊपरी भाग गैसीय है। यहाँ पर जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला वो क्या है, विलयन के रूप में है। यानी कि वहाँ क्या है, आपका द्रव भी है और विलेय के रूप में
हमारा क्या है, गैस भी है। लेकिन जो इसका ऊपरी भाग है, यहाँ वाला पार्ट, ये वाला, वो क्या है, सिर्फ गैस है, वो सिर्फ गैस है, ठीक है, वहां गैस ही है बस। अब मान लें कि यह निकाय गतिक साम्य अवस्था में, अगर हम लोग ऐसा मान लें कि ये जो निकाय है, मतलब ये जो सिस्टम है, वो क्या है, गतिक साम्य में है, मतलब जितनी मात्रा गैस की घूर रही है उतनी ही मात्रा विलेन में से गैस की निकल रही है, ठीक है। मतलब जितनी मात्रा ऊपर से गैस में जाकर, मतलब द्रव में जाकर के घुल रही है गैस की, उतनी ही गैस जो घुली हुई है द्रव में, वो निकल करके ऊपर आ रही है। तो ऐसा जब स्थिति हो जाता है कि गैस की पानी में घुलने के, यानी कि द्रव में घुलने की दर और द्रव में घुले हुए, विलेन में घुले हुए जो आपका क्या है, गैस है, उसको बाहर निकलने का दर बराबर हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, निकाय की गतिक साम्य अवस्था कहते हैं। मतलब जितनी मात्रा में कोई गैस जाकर इस द्रव में घुल रही है, उतनी ही गैस इस द्रव में से निकल करके बाहर आ रही है, ठीक है। तो ऐसा जब स्थिति आ जाता है तो क्या होता है, ऐसा जब स्थिति आ जाता है तो उसको गतिक साम्य अवस्था कहते हैं, मतलब गतिक साम्य अवस्था। अर्थात इन परिस्थितियों में गैसीय कणों के विलयन में जाने और उनमें से निकलने की गति समान होती है। मतलब 5 अगर जाकर के घुल गए द्रव में, तो 5 उसमें से निकल के कण बाहर भी आ जाएंगे, ठीक है। अब गैस की कुछ आयतन को संपीड़ित कर विलयन पर दाब बढ़ाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो गैस है, इसके ऊपर, द्रव के ऊपर, उसको संपीड़ित करके, उसको दाब लगा करके उसको विलयन में और ज्यादा घुला देते हैं, मतलब कि उसको विलयन में क्या कर देते हैं, घुला देते हैं, ठीक है। तो इससे विलयन के ऊपर उपस्थित जो गैसीय कण की संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाएगी तथा गैसीय कणों की विलयन की सतह पर प्रवेश करने के लिए उससे टकराने की दर भी बढ़ जाएगी। जब आप क्या करेंगे कि द्रव के ऊपर जो गैस बची हुई उसको और नीचे की तरफ दबाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो गैस की आयतन है, जो पहले इतनी थी वो अब इतनी रह गई, ठीक है, बहुत कम हो गई। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो कण थे गैस के, उनकी संख्या बढ़ गई, तो उनकी द्रव के साथ टकराने की, यानी गैस की कणों की दर जो है द्रव के साथ टकराने की बढ़ जाएगी। और जब ऐसा होगा तो अब अधिक गैस जो है वो विलयन में घुलने लगेगा, यानी द्रव में घुलने लगेगा, ठीक है। इससे गैस की विलेयता तब तक बढ़ जाएगी जब तक हम लोग साम्य अवस्था स्थापित न कर लें। और इससे क्या होगा कि जो गैस की विलेयता है वो धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी जब दाब आप लगाएंगे ऊपर से। लेकिन एक समय आएगा जब वो भी स्थिर हो जाएगी। अब 5 कण अगर जाएंगे घुलने विलयन में, तो विलयन में से 5 गैस के कण बाहर भी निकलेंगे। मतलब 5 अगर गैस के कण घुलते हैं विलयन में, तो 5 कण जो है गैस के वो बाहर निकल जाएंगे, यानी कि गतिक साम्य अवस्था यहाँ स्थापित हो जाएगी। अतः विलयन पर दाब बढ़ने से गैस की विलेयता बढ़ती है। और इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि अगर विलयन पर हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो गैस की जो विलेयता है वो बढ़ती है, ठीक है। ये ख है, यहाँ पे क्या किया गया है कि पहले जो था दाब यहाँ, मतलब कि जो पिस्टन था वो यहाँ था और इसको दबा करके यहाँ ला दिया गया है। अब यहाँ आ गया है, अब ये यहाँ आ गया है। पहले कहाँ था, पहले यहाँ था। तो इतनी जब, मतलब इतना जब दाब लगाया गया नीचे की तरफ, तो अब क्या हुआ है, अब ये हुआ कि इसके कण नजदीक नजदीक आ गए गैस के, और वो द्रव में ज्यादा अधिक जाने लगे। और जब ज्यादा अधिक जाएंगे तो उनमें घुलने भी ज्यादा लगेंगे, तो ये विलयन में इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम गैस के विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी नियम कहते हैं। सर्वप्रथम जो गैस की विलायक में विलेयता थी, कि मतलब कोई द्रव में कितना गैस घुल रहा है, कैसे घुल रहा है, कितनी मात्रा में घुल रहा है, इसका जो संबंध था वो दाब से सबसे पहले किसने बताया, हेनरी ने बताया, और इसी नियम को हेनरी नियम कहा गया।
फिर एक बार समझ लेते हैं। सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता, गैस जो है वो विलायक में कितनी घुलती है या कैसे घुल सकती है, ये चीज और दाब के बीच जो मात्रात्मक संबंध था उसको किसने दिया, हेनरी ने दिया, और इसे ही हेनरी नियम कहते हैं। तो सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी नियम कहते हैं। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। और इसके अनुसार क्या था कि अगर तापमान स्थिर हो, तापमान में परिवर्तन न हो रहा हो, तो किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाला गैस का आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब किसी गैस का द्रव में विलेयता कितना होता है, तो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती, जो दाब कहाँ लग रहा है, द्रव के ऊपर के गैस पर लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा क्या, आंशिक दाब, और ये किसके समानुपाती है, तो ये समानुपाती है किसके, आपका विलेयता के। विलेयता गैस के केस में क्या माना जाएगा, गैस के अवस्था में क्या लिया जाएगा, तो विलेयता लिया जाएगा हमारा क्या, मोल अंश, जो क्या कहलाता है, एक्स होता है। मोल अंश क्या होता है, एक्स होता है। मोल अंश जो है गैस का, वो क्या हो गया, हमारा विलेयता हो गया। और वो समानुपाती किसके हो गया, तो वो समानुपाती हो गया प्रेशर यानी कि दाब के। ठीक है, अब नीचे दिया हुआ है कि डाल्टन जो हेनरी के समकालीन था ने, उसने भी स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाला कि किसी द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। तो उसने भी ये निष्कर्ष निकाला था कि किसी द्रवीय जो विलयन है उसमें गैस की जो विलेयता है वो गैस के आंशिक दाब पर ही निर्भर करेगी, जो आंशिक दाब उस द्रव के ऊपर गैस का है। ठीक है, यदि हम विलयन में गैस के मोल को उसकी विलेयता की माप माने तो कहा जा सकता है कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां अगर हम लोग क्या मानते हैं कि जो विलेयता है वो क्या है, मोल अंश में मान लें, अगर ये गैस का मोल अंश मान लीजिए है जी का, अगर जी का ये मोल अंश है, ठीक है, तो ये जो है समानुपाती किसका होगा, उसी गैस के जो आंशिक प्रेशर होगा उस द्रव विलयन के ऊपर। तो मान लीजिए ये प्रेशर आंशिक क्या है, पीजी, गैस का प्रेशर है, तो ये समानुपाती किसके होगा, ये होगा मोल अंश के। ठीक है, और यहां पर जब हम समानुपाती का चिन्ह ये हटा लेंगे, ये वाला चिन्ह जो है समानुपाती का ये हटा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा P बराबर KH और X क्या हो गया हमारा हो गया मोल अंश। तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। इसको और अच्छी तरीके से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग इसको P को मानते हैं क्या, आंशिक दाब, ठीक है, तो ये होगा किसके समानुपाती, तो ये होगा हमारे मोल अंश के समानुपाती। और जब हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे, समानुपाती का ये चिन्ह हटा देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो प्रेशर हो जाएगा बराबर KH, और यहाँ KH क्या हुआ, KH हमारा हो गया हेनरी कांस्टेंट, हेनरी का गुणांक। तो ये चीज जो है हो जाएगी हमारी, एक फार्मूला यहाँ निकल के आ जाएगा। मतलब जो ये दाब होगा वो किसके बराबर होगा, हेनरी कांस्टेंट यानी हेनरी गुणांक, और साथ ही साथ उसके गुणा किससे कर लेंगे, उसका गुणा कर देंगे हम लोग मोल अंश से। तो ये निकल के आ जाएगा, मोल अंश गुणे हेनरी कांस्टेंट कितने के बराबर होगा, गैस का आंशिक दाब जो द्रव विलयन के ऊपर है उसके बराबर होगा।
ठीक है, तो ये बात हम लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ क्या दी हुई है, यहाँ दी हुई है कि यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है, जो क्या KH है वो क्या है, हेनरी स्थिरांक है। यह हम गैस के आंशिक दाब एवं विलयन में गैस के मूल अंश के मध्य आलेख खींचे तो हमें 1.2 में दर्शाया गया आलेख प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि गैस के आंशिक दाब एवं विलयन में गैस के मूल अंश के बीच में आलेख खींचते हैं तो वो कैसा आएगा, तो वो हमारा ऐसा आएगा, वो आएगा इस तरीके का स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ये सीधी रेखा क्यों आ रही है, सीधी रेखा इसलिए आ रही है कि जैसे जैसे बढ़ रहा है मूल अंश वैसे वैसे बढ़ रहा है दाब। ठीक है, तो दोनों के साथ साथ ये क्या है, हमारा ग्राफ है, आलेख। ठीक है, तो कैसा प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन में वो ग्राफ प्राप्त होता है, हमें स्ट्रेट लाइन में ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखिए, समान ताप पर विभिन्न गैसों के हेनरी कांस्टेंट का मान भिन्न भिन्न होता है। मतलब एक समान अगर आप ताप ले लेते हैं और गैस अलग अलग ले लेते हैं, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा नियोन, तो उनका जो है हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होगा। हर एक गैस का हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हेनरी कांस्टेंट का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। हर एक गैस का अलग अलग हेनरी कांस्टेंट होता है, ये गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है, गैस की नेचर क्या है। अब समीकरण 1.1, यहाँ समीकरण 1.1 से यह स्पष्ट है कि दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा द्रव में गैस की विलेयता उतनी कम होगी। आंशिक दाब होती है वो किसके बराबर होती है, हेनरी कांस्टेंट, और साथ में किसके बराबर, हेनरी कांस्टेंट और गुणे x के बराबर होता है आंशिक दाब। तो अब एक बात बताइएगा कि अगर हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा तो ये जो बच गया क्या, हमारा मोल अंश वो कम होगा। मान लीजिए कोई दाब जो है वो निश्चित है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये दाब जो है 5 ATM है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये अगर 5 है तो ये तो अब चेंज हो नहीं रहा, तो और हेनरी कांस्टेंट उस गैस के लिए ज्यादा हो गई तो फिर मोल अंश कम हो जाएगा ना भाई। इनको हेनरी कांस्टेंट और मोल अंश दोनों को गुणा करके ही तो प्रेशर लाना है, आंशिक जो दाब है वो, और दाब निश्चित है कि इतना ही है। दाब मान लीजिए 5 ATM ही है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो और हेनरी कांस्टेंट उसका ज्यादा है तो फिर ये कम होगा, तभी तो इन दोनों का गुणा जो है इसी के बराबर आएगा। ये ज्यादा हो गया तो ये कम होगा, ये अगर ज्यादा होगा तो ये हमारा कम होगा। ठीक है, यानी कि हेनरी कांस्टेंट किसी गैस का ज्यादा है तो उसकी विलेयता कम हो जाएगी। मतलब दो आप गैस ले लीजिए और दोनों पे एक बराबर दाब लगाइए, ठीक है, तो जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा वो कम घुलेगा, ठीक है, और जिसका हेनरी कांस्टेंट कम होगा वो ज्यादा घुलेगा। क्यों, क्योंकि जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका एक्स जो है वो कम हो जाएगा, तो वो कम घुलेगा, क्योंकि एक्स ही घुलने की मात्रा है यानी विलेयता है। और जिसकी हेनरी कांस्टेंट कम हो जाएगी उसका क्या होगा, उसका एक्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि उसके मोल अंश ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उसकी विलेयता ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब कहा जा रहा है कि सारंगी 1.2 में देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए ताप बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है। मतलब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है कि सारणी 1.2 में देखा जा सकता है कि N2 एवं O2 दोनों के लिए ताप बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है। मतलब ये जो है O2 है 293 केल्विन पर,
और ये जो है O2 है और उसका हेनरी कांस्टेंट यहाँ है 303 केल्विन पर। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब तापमान बढ़ जाता है ऊपर से नीचे की तरफ, तापमान जो है वो बढ़ गया, ठीक है, 293 से 203 हो गया, तो इनका हेनरी कांस्टेंट जो है, हेनरी कांस्टेंट वो भी तो क्या हो गया, वो भी तो बढ़ गया। तापमान बढ़ाते हैं तो नाइट्रोजन में भी, देखिए नाइट्रोजन में भी बढ़ गया है, पहले 76 था अब 88 हो गया। यानी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है नाइट्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का, उसका हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ रहा है। पहले था 76.48, जब कितना था तापमान 293 केल्विन, तो जब तापमान बढ़ा के हम लोग 303 केल्विन कर दिए तो इसका जो है हेनरी कांस्टेंट भी कितना हो गया 88.84। उसी तरह से ऑक्सीजन का जब तापमान था 293 केल्विन तो इसका हेनरी कांस्टेंट था 34.86, और जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ा कर 303 केल्विन किए तो इसका जो है हमारा हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ के हो गया 46.82। तो यानी कि इनका जो है बढ़ रहा है हेनरी कांस्टेंट। इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा इन दोनों गैसों की विलेयता जल में घट जाएगी। ये जल का हेनरी स्थिरांक दिया हुआ है, ठीक है, गैसों की, जल में कुछ गैसों की हेनरी स्थिरांक जो है वो इस सारणी में दी हुई है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि नाइट्रोजन में जैसे जैसे बढ़ जा रहा है तापमान वैसे वैसे उसका हेनरी कांस्टेंट बढ़ जा रहा है। वैसे ही ऑक्सीजन का जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी विलेयता घट जाएगी, उस गैस की जल में विलेयता घट जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है, विलेयता जब घट जाएगी तो जलीय जीवों को दिक्कत होने लगेगी। तो इसीलिए गर्म पानी में जो जलीय जीव हैं उनको कठिनाई होती है, क्योंकि गैस जो है ऑक्सीजन उसकी मात्रा उसमें कम हो जाती है, और पानी ठंडा रहता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है ज्यादा घुल जाती है पानी में, जिससे जलीय जीवों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, तो वहाँ जलीय जीव ज्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए यही जो कारण है, उसके कारण जलीय स्पीसीज के लिए गर्म पानी के तुलना में ठंडे पानी में रहना और जीना आरामदायक होता है। तो ये चीजें थी, आज हम लोग ये चीजें पढ़े। कल ये क्वेश्चन है, उदाहरण है, इसको करेंगे और यहाँ पर हम लोग सेशन को एंड करने वाले हैं। तो बच्चों इस चैनल को जो आपका है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन को यही एंड करते हैं। सबको हैव अ नाइस डे, बाय।